एक बार आप लोग यहाँ पे देखो, जो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल वाला शेयर है, उसमें जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो तकरीबन 25% के आसपास पड़ी हुई है। और अब उसके मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं, पिछले 2 सालों में ये स्टॉक ने तकरीबन 50% के नेगेटिव रिटर्न शो किए हैं। और अगर आपकी बाइंग टॉप पे थी, मतलब मान लेता हूं मैं कि अगर आपकी बाइंग यहाँ कहीं पे थी, 660 रुपए के आसपास थी, तो अब ये स्टॉक को डबल होना पड़ेगा आपके ब्रेक इवन प्राइस पे आने के लिए। तो मुझे एक ख्याल आया कि क्या ये स्टॉक में ऐसे सचमुच कोई कमजोरी है फंडामेंटली या फिर टेक्निकली, जिसके कारण ये स्टॉक इतना तेजी से गिर रहा है और अभी तक इसका जो करेक्शन मोड है वो खत्म ही नहीं हुआ। अगर आप दूसरे और स्टॉक देखोगे जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी आ गई, जैसे मारुति सुजुकी हो गई या फिर M&M हो गई, वो करेक्शन तो हुई है उन स्टॉक में भी, लेकिन इतनी तेजी से और इतनी ड्रास्टिकली करेक्शन उनमें भी नहीं आई है। तो मैं आज आपके साथ यही चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो स्टॉक है, ये कंपनी में कोई इंटरनल खराबी है या फिर सभी ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट करेक्शन है उसकी वजह से ये स्टॉक अभी डाउन चल रहा है और फ्यूचर में अच्छे खासे ग्रोथ और रिटर्न ये दोनों दे सकता है। अगर आपको नहीं पता कि मैं कोई भी कंपनी की एनालिसिस कैसे करता हूँ, तो मैं हर एक कंपनी को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करता हूँ। पहले क्राइटेरिया आता है कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, मतलब ऑन पेपर उसकी जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है और जो उसका रेवेन्यू और EBITDA है वो पॉजिटिव हर एक ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और तीसरी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं टेक्निकल वाला बंदा हूँ, तो मैं उसकी करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट रीडिंग। चार्ट पे वो कंपनी, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या फिर न्यूट्रल दिख रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड उसका कंटिन्यू है। आज मैं आपको ये 3 चीज़ करके बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ जाननी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि टाटा मोटर्स करती क्या है। टाटा मोटर्स कार मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग कंपनी में से एक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो इसके जो फ्यूचर ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे जो कंपनी ने अपनी फ्यूचर फोकस और स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है कि जो 2045 तक है, ये कंपनी ऐसा चाहती है कि नेट जीरो एमिशन हो उनका, जो भी मतलब अभी डीजल और पेट्रोल गाड़ी चल रही है उसकी जगह सारी ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पे ये शिफ्ट हो जाए। और जो इंडिया है, वैसे हमारा जो इंडिया है वो बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है EV सेक्टर में, इसमें ये लीड करना चाहती है और अभी करंट सिचुएशन में टाटा मोटर्स EV सेक्टर में तो लीड कर रही है। अब देखो, जो टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो अकेली ये टाटा ब्रांड ही ओन नहीं करती, वो और भी दूसरी ब्रांड ओन करती है, जिसमें से जो फेमस ब्रांड है और जो लग्जरी ब्रांड है वो है JNR। जैगवार एंड लैंड रोवर जो कंपनी है वो भी हमारी जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो ओन करती है। और उसकी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, देखो जैगवार की तो मतलब अभी लगी पड़ी हुई है। जो जैगवार कंपनी वन टाइप आप मान सकते हो कि बंद ही हो चुकी है या फिर बंद होने की कगार पे खड़ी हुई है। उसने जो फ्यूचर मॉडल का जो ड्राफ्ट शो किया था वो ड्राफ्ट इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, और उसका जो प्लान था जो प्योरली EV बेस उसको जाना था, मतलब जैगवार जो कंपनी थी उसको प्योरली EV बेस होना था, लेकिन वो अभी कुछ करंट सिचुएशन में उसकी कुछ अच्छी अपडेट आ नहीं रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि या तो वो प्लान होल्ड हो चुका है या तो आने वाले दिनों में या फिर आने वाले कुछ महीनों या फिर सालों में कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेंज रोवर, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी करती जा रही है अपना मार्केट शेयर। देखो, आप सभी लोगों का एक सपना होता है कि हमारे घर पे बाहर अभी यंगस्टर में बहुत ज्यादा कार फेमस है जिसका नाम है डिफेंडर। वो कंपनी बनाती है लैंड रोवर, ये आपको पता ही है। लैंड रोवर जो कंपनी है वो इंडिया में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो तेजी से एक्सपांड कर रही है, क्योंकि जो स्पोर्ट आती है उनकी गाड़ी, जो बाद में ऑटोबायोग्राफी आती है, बाद में जो डिफेंडर आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो वेलार आती है, वो सब जितनी भी SUV कार बनाती है, और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है SUV का। तो इसीलिए जो रेंज रोवर कंपनी है या फिर लैंड रोवर आप बोल लो, वो कंपनी इंडिया में तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। और उसके जो नेबरिंग कंट्री हमारे, मतलब जो चाइना है, उसमें भी जो लैंड रोवर है वो बहुत ही तेजी से एक्सपांड कर रही है और अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रही है। तो देखो, मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल तो डिस्कस कर लिया, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में टाटा मोटर्स जो ग्लोबल ऑटोमोटिव में लीडर है, जैसे कि वॉक्सवैगन हो गया या फिर फोर्ड गिन लो या फिर आप टोयोटा गिन लो, उनको भी कंपटीशन इजीली दे सकता है अगर हमारी इंडियन मार्केट
टाटा मोटर्स ब्रांड को सपोर्ट करती है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के टाटा मोटर्स के पर्टिकुलर पैसेंजर व्हीकल वाले स्टॉक पे। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन है वो अभी लो चल रही है, क्योंकि ये स्टॉक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। अब इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो गजब की है। मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट पे, इसका जो एंट्री पॉइंट है गुड है, रेड फ्लैग इसमें कोई भी नहीं है। जो इसकी ग्रोथ है वो ऑन एन एवरेज मान सकते हो, क्योंकि ये मतलब ये छोटी कंपनी नहीं रही है, ये अब लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो एवरेज होगी या फिर लो ही होगी, लेकिन फिर भी इसकी एवरेज है, जो कि अच्छी बात है। अब मेन पॉइंट आता है इसका पीई रेशियो। आप देख के शॉक हो जाओगे मेरे भाइयों कि यहाँ पे जो इसका पीई रेशियो है वो तकरीबन चल रहा है 1 के आसपास। मतलब अगर कोई बंदा पर्टिकुलर ये स्टॉक में वैल्यूएशन वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको और कुछ नहीं जानना कि बस मुझे वैल्यूएशन जिसकी कम हो और लार्ज कैप कंपनी हो, तो उसके लिए तो ये स्टॉक पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ टीएमपीवी की बेस्ट स्टॉक, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मैं इसको मानता हूँ वैल्यूएशन वाइज। वापस से अगर आप पीवी देखोगे तो 1 के आसपास है। सेक्टर पी आप एक बार कंपेयर करो, 27 चल रहा है और पीबी भी चल रहा है तकरीबन 5.5 के आसपास। मतलब यार अब क्या ही कहूँ, मतलब पी रेशियो यार 1 है। मतलब अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मारुति सुजुकी भी 30 के आसपास है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है वो भी 23 के आसपास चल रहा है, हुंडई का 32 के आसपास है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो फोर्स मोटर का है उसका भी 20 के आसपास चल रहा है। अब आप एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इनकम पे आपको दिखाऊँ इसके फाइनेंशियल्स पे, तो एक बार मैं ये ऐसा हो तो एनुअल पे शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 2021 से एफवाई मतलब 2021 से ये कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले था तकरीबन 250 के आसपास, बाद में 280 हुआ। ये सारे टर्म सीआर में है, तो आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। बाद में ये 350 के आसपास हो गया 2023 में, क्योंकि एक सर्ज आया था ईवी कार के वजह से। बाद में अगर आप देखोगे 2024 में तो तकरीबन डबल किया है, मैं डबल बोल रहा हूँ। तकरीबन जो ग्रोथ है वो अगर आप देखोगे तो 1 लाख के आसपास आई है, 1 लाख करोड़ के आसपास आई है सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप बाद में इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे देखो 24 से 25 में एक डिप आई थी, और पता है ये डिप के कारण ही जो स्टॉक है, अगर मैं आपको चार्ट पे अब दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखोगे कब डिप आई थी 24 से 25 में। 24 में ही ये स्टॉक ने हाई मारा था और 25 में ये जो स्टॉक है वो तकरीबन लो लगा चुका था 40% का। वापस से अगर आप नीचे देखोगे, कहाँ गया, ये रहा 25 से जो 26 एफवाई आया है उसमें वापस से ये जो स्टॉक है, मतलब ये जो कंपनी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसने वापस से सर्ज पकड़ा है, मतलब वापस से एक रैली की शुरुआत की है। बैलेंस शीट पे मुझे तो ऐसा दिख रहा है जो रेवेन्यू है वो वापस से एक यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है। पहले एक डीप आई, वापस से जो एफवाई 2026 है उसने तकरीबन पिछला जो एफवाई था, मतलब पिछला नहीं उसके जो पिछला वाला था 2024 वाला, तकरीबन उसके आसपास ही क्लोजिंग दी हुई है। अब आती है बात नेट इनकम की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो नेट इनकम है आप एक बार चेकआउट करो, एफवाई 2024 में थी 31,000 के आसपास, लेकिन जो एफवाई 2025 में जो रेवेन्यू था वो तो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ था, लेकिन जो नेट इनकम है मेरे भाइयों वो तो ड्रॉप हुई ही नहीं थी, तकरीबन ना के बराबर ड्रॉप हुई है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3,000 करोड़ की ही नेट इनकम ड्रॉप करी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप और एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर पा रहे होगे, अगर आप बैलेंस शीट रीड करना सीख चुके हो तो, वैसे तो बहुत ईजी है ये, आप भी लोग कर सकते हो। एफवाई 2026 में जब इसका रेवेन्यू तकरीबन था एफवाई 2024 के जितना ही, तब इसका रेवेन्यू कितना था 31,000 के आसपास, लेकिन 26 में इसका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन हो चुका है 3 गुना के आसपास। ये किसी ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये जो आपको बता रहा हूँ वो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा, आप मुझे बताओ कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर्स अपना मार्जिन धीरे 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 बढ़ाती जा रही है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके बैलेंस शीट और उनके फंडामेंटल एनालिसिस में, फिनेंशियल्स में, मतलब यहाँ पे अगर आप इनकम पे देखोगे तो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस भी ड्रास्टिकली बढ़ा है, तकरीबन 3 गुने के आसपास ईपीएस बढ़ चुका है पिछले 2 सालों में।
और स्टॉक जो है वो 50% करेक्शन पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये शायद डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। देखो इसकी बैलेंस शीट तो अच्छी होगी, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू टाटा ओन करता है उसके हिसाब से जो इसके पास इक्विटी पड़ी होगी और जो डेट टू इक्विटी रेशियो होगा वो अच्छा ही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लायबिलिटी और एसेट है उनमें से जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा ही है। तो हाँ, बैलेंस शीट इसको मैं पॉजिटिव ही दूंगा, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो भी अच्छा खासा ही है। कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो 23 में इसके पास कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जिसे हम बोलते हैं, उसने 16,000 के आसपास जनरेट किया था। बाद में तकरीबन 2024 में डबल कर दिया, अच्छी बात है। चलो 25 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू में डिप आई थी, इसके कारण जो फ्री कैश फ्लो था वो भी नहीं जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे देखो 2026 में इसने जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव जनरेट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने क्या पूरा पैसा मतलब जला डाला? ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि जो कंपनी है उसने एक्सपांड करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसमें री इन्वेस्ट किया हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या फिर कुछ आरएम में मतलब रिसर्च में अपने पैसे डाले हो। इसकी वजह से जो कैश फ्लो है वो आपको नेगेटिव शो कर रहा है। तो इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी मत देना, लेकिन हाँ आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। अब मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि ये स्टॉक में कौन कितने परसेंट होल्डिंग ओन करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो तकरीबन स्टेबल ही है 40% के आसपास। जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो पहले तो मतलब ड्रॉप हुई थी, लेकिन वापस से अब इंक्रीज करना शुरू कर दिया है एमएफ वालों ने। जो डीआईआईज है उनकी होल्डिंग वापस से इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है, और जो एफआईआईज है उनकी होल्डिंग स्टेबल है 17% के आसपास। और मैंने आपके रिटेलर्स को तो बता ही चुका हूँ कि उनकी होल्डिंग भी स्टेबल ही पड़ी हुई है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड क्राइटेरिया पे, जो था टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट एनालिसिस। यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और 1 वीक की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखी हुई है। 1 वीक की मैंने क्यों करके रखी हुई है, क्योंकि अगर कोई ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 1 वीक पे आप ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस कर पाते हो एज कम्पेयर टू 1 डे या फिर कोई भी आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क करके रखा हुआ है जो कि था इंपॉर्टेंट जोन टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए। क्यों? देखो यहाँ पे ये अगर ये हिल गया 2 मिनट, ओके, ये वाला जो जोन था यहाँ पे जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही ये नई रैली की जो शुरुआत हुई थी वो ये वाले जोन से ही हुई थी। मतलब जो बिग बायर्स थे वो यहाँ कहीं पे ही अपना वॉल्यूम ऐड करने के बाद टाटा मोटर्स में एक अच्छी खासी रैली दिखी थी, और तकरीबन ये स्टॉक डबल हो गया था यहाँ पे ही लेवल के आसपास आने के बाद। तो ये था हमारा सप्लाई जोन या फिर आप डिमांड जोन भी बोल सकते हो। ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अगर ये लेवल को सस्टेन करता, जो कि इसने नहीं किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने 2 बार नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार टूटा था और वापस से थोड़ी रिकवरी आके थोड़ा मतलब रिस्टेन कर लिया था ये स्टॉक ने। लेकिन वापस से क्या हुआ है कि ये जो चार्ट पैटर्न, अगर आप मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। इसने क्या किया है कि जो ये सप्लाई जोन था उसका ब्रेक डाउन दिया है, और जो हमारी 200 EMA, ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है ये है हमारी 200 EMA, इसका भी इसने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। और तकरीबन जो दूसरा सपोर्ट जोन था तकरीबन वहां तक आने के बाद एक रिवर्सल अभी दिखा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ये स्टॉक में, एक बार उससे पहले आप 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको देखे समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 डे के टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न बना था जिसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हो। उसका जो नेगेटिव ब्रेकडाउन था वो आ चुका है, और उसकी भी जो 200 EMA का रेजिस्टेंस था यहाँ पे फेस किया है ये स्टॉक ने, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब ये स्टॉक में हम कर क्या सकते हैं, देखो अगर आप अभी तक ये स्टॉक को होल्ड किए हुए हो तो इसको बेचो मत, अपने होल्डिंग में ही रखो। क्योंकि अगर ये स्टॉक ये वाला जो लेवल है, कौन सा 300 के आसपास मान लो, 310 है तो राउंड फिगर आप 300 का पकड़ के चलो, अगर ये स्टॉक 300 का लेवल भी ब्रीच करता है मतलब तोड़ता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाना, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक वापस से 200 के आसपास जाए। चार्ट पे तो ऐसा लग रहा है, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये स्टॉक, मुझे क्या लग रहा है कि चार्ट देखने के बाद कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये जो स्टॉक है वो वापस से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करे। अगर नोट करना ये चीज, इसने मतलब इसका जो ये वाला लेवल है
370 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है और 200 EMA को पॉजिटिवली क्रॉस करता है कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना के या फिर चार्ट पैटर्न बना के, तो यहाँ से ये जो स्टॉक है वो 3 गुना भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जो पिछली रैली की शुरुआत है वो यही जोन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हुई थी, तो वेरी मच हाई चांसेस है कि अगर यहाँ पे ये जोन को रिकवर करता है ये स्टॉक चार्ट पे, तो इसके बाद वापस से एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आपने अब तक ये स्टॉक को बाय नहीं किया अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। और जब भी ये स्टॉक ये वाला जो इंपॉर्टेंट जोन है इसको ब्रीच करे ऊपर की तरफ और सस्टेन करे 2 से 4 दिन तक, और 1 वीक की कैंडल पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे आप मत देखना, 1 वीक की टाइम फ्रेम पे ही आप सिलेक्ट करना, और इसके ऊपर यहाँ कहीं पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाए और सस्टेन करता दिखे आपको, बाद में आप एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। देखो बाकी अगर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो या फिर ट्रेड करना हो तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ के करना और अपनी खुद एनालिसिस करना, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस थी, इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ये चार्ट पैटर्न ये दिख रही है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसके फंडामेंटल्स कैसे, इसकी बिजनेस की ग्रोथ कैसे आ सकती है फ्यूचर में, और कंपनी का क्या आउटलुक है फ्यूचर में लेके, मतलब आज से 10 से 15 साल के बाद कंपनी अपने ये स्टॉक को कहाँ पे देख रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो आपको, तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और ये वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करते हुए जाना अगर वो भी टाटा मोटर्स का शेयर होल्ड करता है तो। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।